तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ शाम को 6 बजे हम लोग ये क्लास करते हैं और आप में से जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे साथ रोज़ शाम को 6 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर ज़रूर जुड़ सकते हैं। डेली क्लास के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, डेली क्लास में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं और आपको पढ़कर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके बाकी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। तो कल मैंने आपको वादा किया था कि 12 दिसंबर 2024 कल हमारी डेट थी कि उस दिन के बाद आपको कभी भी क्लास की पीडीएफ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। तो भैया देखो, जो कल के क्लास की पीडीएफ थी वो अपलोड हो चुकी है। ये हमारे कल के क्लास की पीडीएफ है। ये मेरा ग्रुप है जीएस बाय साहिल मदान, जिसमें 49,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया, 12 दिसंबर 2024 की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपने एसएससी कैटेगरी में जाना है, फिर आपको जाना है कम्युनिटीज में, फिर आपको जाना है बच्चे कहां पर, फिर आप जाएंगे कम्युनिटीज में। कम्युनिटीज में जाकर आपको मिलेंगे एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शंस कि आप करेंगे एक्सप्लोर ग्रुप्स पर क्लिक। ध्यान रखिए, पहले एप्लीकेशन को ओपन करो, एसएससी वर्टिकल में जाओ, कैटेगरी में जाओ, कम्युनिटीज पर क्लिक करो, एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करो और वहां पर आपको सारी फैकल्टी के ग्रुप्स मिल जाएंगे। जीएस बाय साहिल मदान आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो एप्लीकेशन का लिंक कहां मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी लाइव चैट के ऊपर एप्लीकेशन का लिंक लगा हुआ है। क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बात खत्म। जैसे पीडीएफ कल की मिली है, डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है ना भैया? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना वेट करे। और आपके सामने यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पुस्तक मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताती है? इनमें से कौन सी पुस्तक मौर्य डायनेस्टी के बारे में सबसे ज्यादा एविडेंस, यानी कि मुख्य रूप से, किस रूप से? मुख्य रूप से एविडेंस प्रोवाइड करती है मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है भैया, क्या आंसर दोगे इसका? राइट आंसर इज अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य कौटिल्य एक ही आदमी है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थशास्त्र लिखने वाले लेखक का नाम है चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य के साथ मिलकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हराया था और नंदा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो राइट आंसर इज ए, अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि गुप्ता साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताओ। गुप्ता साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या स्कंदगुप्त? देखो, गुप्ता एम्पायर के संस्थापक के नाम पर दो नाम आते हैं। एक आता है श्रीगुप्ता, एक आता है चंद्रगुप्ता। हां जी, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त 1 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इतिहास की किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है कि श्रीगुप्ता को गुप्ता वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को प्रथम सम्राट माना जाता है। क्या हो गया भाई? ये मेरा फोन के चलाने लग गया अपने आप, अपने आप बोलने लग गया मेरा फोन, है ना? हाँ जी, क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। इनमें से किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अगर आपने हिस्ट्री को बेसिक पढ़ा है ना, तो वहां पर आपको गुप्ता एम्पायर के अंदर सबसे पहले श्री गुप्ता का नाम मिलेगा। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन होगा? आपके चंद्रगुप्त 1 होंगे। इसकी बात करें, क्या आंसर देंगे आप? राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। राइट आंसर इज बी। और इनके बारे में दो चार बातें और पढ़ लेते हैं। एक बुक है प्रयाग प्रशस्ति। हां जी, क्या नाम है बुक का? प्रयाग प्रशस्ति बुक का नाम है। इनके दरबार के कवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति बुक का लेखक रहे हैं वो। और उन्होंने समुद्रगुप्ता को हीरो ऑफ 100 बैटल्स भी कहा गया है।
कि 100 युद्धों का नायक भी कहा गया है। समुद्रगुप्ता वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और वीणा बजाते थे, वीणा। इनको किंग ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है, कवियों का राजा भी कहा जाता है। और इन्होंने ही अपने सिक्कों के पीछे अपनी फोटो छपवाई थी वीणा बजाते हुए। क्या करते हुए? वीणा बजाते हुए। तो राइट आंसर वॉज समुद्रगुप्ता। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी पुस्तक या इनमें से कौन सा दस्तावेज, पुस्तक ही हो गया, पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात करता है? इनमें से कौन सा दस्तावेज पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात करता है? पानीपत का पहला युद्ध 1526 किस किस के बीच में? एक तरफ बाबर की सेना और एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। राइट आंसर इज बाबरनामा। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है सर। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? किसी और ने आपके बारे में लिखा है, बायोग्राफी। आपने अपने बारे में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखी थी, और इसी में 1526 के युद्ध के बारे में बात करी गई थी। ठीक है भैया। तो 1526 की अगर बात करी जाए, पानीपत का पहला युद्ध हम लोग जानते हैं अच्छे से। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना, एक तरफ बाबर की सेना, बाबर जीत गया। 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 बैटल ऑफ घग्गर, और 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। समझ गए? तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। भारत का एकमात्र वॉइसरॉय, भारत का, हां जी, बाबर ने अपनी तारीफ में खुद ही लिख दिया। यार ऐसे पहले लोग किया करते थे, अब भी करते हैं ऐसे, लेकिन लोग पहले भी करते थे कि इनमें से एकमात्र ऐसा वॉइसरॉय है जिसकी हत्या कर दी गई थी उसके पद पे रहते हुए। क्या कर दी गई थी? उसके पद पे रहते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। इन चारों में से किसकी बात हो रही है? राइट आंसर इज वाइसरॉय मेयो की बात हो रही है। वाइसरॉय मेयो ने 1872 में जनगणना स्टार्ट करी थी भारत में, लेकिन फेल हो गया था। बट राइट आंसर इज मेयो। अब मेयो के बारे में अगर बात करी जाए तो 1872 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के होपटाउन स्थित दंडात्मक जेल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक अपराधी शेर अली अफरीदी ने, अगर आ जाए किसने इनको मारा था? शेर अली अफरीदी, जो वहां पर एक आपका जेल के अंदर बंदा जेल के अंदर था, उसने मेयो की हत्या करी थी। समझ गए? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन चारों में से कब स्टार्ट किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट इन चारों में से कब स्टार्ट किया गया? एक बच्चे ने लिखा है लॉर्ड रिपन 1881। देख भाई, पहली बात तो यह है कि ये लॉर्ड वॉर्ड मेरी क्लास में नहीं चलेगा। इतनी इज्जत देने की इच्छा ना तो मेरी है, ना मैं चाहता हूं कि मेरे भाई और मेरी बहन उनको इतनी इज्जत दे। खाली रिपन लिखो। 1872 में स्टार्ट किया था मेयो ने जनगणना कराने के लिए, करा नहीं पाया था, फेल हो गया था। फिर रिपन ने कराया था 1881 में, जो कि सक्सेसफुल हो गया था। समझ गए? क्या आंसर दोगे भैया? सर 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया एक सही। थोड़ी सी बातें और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 1940 से लेकर 1947 तक जो जो चीजें एग्जाम में आती हैं ईयर वाइज, उसकी जरा बात कर लेते हैं एक बार। 1940 में आया था अगस्त ऑफर, 1940 में आया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 42 में क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन, 45 में वेवल प्लान, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान, 47 में माउंट बेटन प्लान, जिसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारे ईयर्स आपके एग्जाम में आते हैं भैया, तो आप इसको भी प्लीज एक बार कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इन चारों में से प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश किसने करी? इन चारों में से प्रेस पर, प्रेस क्या होता है? जैसे अभी अखबार छपती है, न्यूज आती है,
अब न्यूज पे सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि न्यूज पर रुकावट, कि हम जो कहेंगे वही न्यूज पे आएगा। ये किसने किया? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाली बात नहीं हो रही है, ये अलग बात हो रही है। तो क्या समझोगे भैया इसका? सर राइट आंसर इज सी, वेलेस्ली के द्वारा। राइट आंसर इज सी, वेलेस्ली के द्वारा यह काम किया गया था। 1799 में वेलेस्ली ने फ्रांसीसी आक्रमण की तैयारी के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रेस सेंसरशिप अधिनियम पारित किया था। यानी कि 1799 में वेलेस्ली ने, जब फ्रांस और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे थे, तो कैसे तैयारी चल रही है ब्रिटिशर्स की बाहर ना जाए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई, प्रेस पर रूल रेगुलेशन एक्स्ट्रा लगाए और प्रेस सेंसरशिप एक्ट को पास किया गया। अब आपको लगेगा कि क्या सर हम यहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में जो लोकल लैंग्वेज के अखबार छप रहे थे उनको रोकने के लिए था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा, अगर एग्जाम में आ जाए कि सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था, वर्नाकुलर का मतलब होता है बेटा लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था आपका 1878 में, और 1878 में लिटन, वाइसरॉय लिटन के द्वारा लगाया गया था। तो ये सारी बातें एग्जाम में आती हैं, इसको सही करके आइएगा। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का है, ये क्वेश्चन आपके न्यूज का है। अभी न्यूज में सुबारू टेलीस्कोप अभी न्यूज में है। सुबारू टेलीस्कोप ने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करी है, एक ऐसी पिक्चर क्लिक करी है जहां पर दो गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और ऐसे करके डांस कर रही हैं। क्या बोल रहा हूं आपको मैं कह रहा हूं कि दे हैव क्लिक्ड अ पिक्चर एंड इन दैट पिक्चर टू गैलेक्सीज आर कोलाइडिंग एंड डांसिंग टुगेदर एज दे आर गेटिंग मैरिड, जैसे उनका ब्याह हो रहा है। ये कह रहा है कि सुबारू टेलीस्कोप इनमें से कौन सी कंट्री का है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। राइट आंसर इज बी, जापान इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी, जापान इज द करेक्ट आंसर। सुबारू टेलीस्कोप कैप्चर्ड द डांस ऑफ टू कोलाइडिंग गैलेक्सी। देखो ये दो गैलेक्सीज यहां पर कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। सुबारू टेलीस्कोप नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान, नाउज के अंडर आता है। चलो अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? बताइए जरा क्या आंसर होगा। भाई सर बहुत सिंपल है, सर बहुत सिंपल है। राइट आंसर इज अकबर। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर की सेना। राइट आंसर इज ए। देखो भैया 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ मुगल साम्राज्य अकबर के अंदर और एक तरफ मेवाड़ की सेना महाराणा प्रताप के अंतर्गत। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पाया जाता है? देखो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, रिवर, लेक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आने लगे हैं आजकल। मुझे लगता है एसएससी रेलवे का अलग प्यार है इनसे कि वही पूछो जो बच्चों को नहीं आता, लेकिन जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जो हमने क्लास में नहीं किया होगा। समझ गए? सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा यूट्यूब की क्लास के अंदर और एग्जाम पास होएगा इस बार। बात यहां पर मुझसे लिख के ले लो, सिग्नेचर करवा के, है ना। राइट आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, यूपी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में नागरिकता दी जाती है। भारत के संविधान के पार्ट सेकंड में भाग दूसरे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, भाग दूसरे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या बात करी गई है? नागरिकता की बात करी गई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? क्या राज्य की नागरिकता में नागरिकता मिलती है? नहीं मिलती है। फेडरल की मिलती है? नहीं मिलती है। डुअल की मिलती है? नहीं मिलती है। राइट आंसर इज भारत में एक नागरिकता है, भारतीय। या तो आप भारतीय हो या फिर आप नहीं हो। शाहरुख खान की मूवी है चक दे इंडिया, उसमें सभी प्लेयर्स को वो इकट्ठा कर रहा होता है, तो पूछता है कि आप कहां से हो? कहता है महाराष्ट्र से। आप कहां से हो? कहता मैं
गुजरात से, कहते हैं आप कहां से, अरुणाचल प्रदेश से, आप कहां से, मेघालय से, आप कहां से, सिक्किम से, आप कहां से, यूपी से, आप कहां से, बिहार से, सबको आउट कर देता है कि आउट 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 आउट। फिर पूछता है आप कहां से, वो कहती है इंडिया से, कहता है इन। फिर वो बोलता है कि यहां पर इंडियन टीम बन रही है, स्टेट टीम नहीं बन रही, तो मुझे सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है, दैट इज इंडिया। तो भारत में सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब नागरिकता को लेकर हमारे पास 5 से लेकर 11 आर्टिकल है। मैं फटा बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से और उसको याद रखेंगे। आर्टिकल 5 जब संविधान बनाया गया उस समय नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 6 जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी गई उसकी बात करता है। आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान आए लोगों के लिए नागरिकता अधिकार। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के, कि जो लोग बाहर रहते हैं लेकिन है भारतीय, उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेकिन रह बाहर रहे हैं। आर्टिकल 9 जो लोग स्वेच्छा से दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं वे भारत के नागरिक नहीं हैं। 10वां नागरिकता अधिकारों को निरंतरता से संबंधित है। आर्टिकल 11 कि संसद के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है क्या करने का, नागरिकता के रूल को चेंज करने का, नागरिकता से लेकर कोई कानून बनाने का। राज्य सरकार के पास नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। समझ गए? चलो गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है? जरा बोलो क्या आंसर होगा। अब आप भी कभी नौकरी लग जाए और बाहर घूमने जाओ तो उनसे पूछे कि वेयर आर यू फ्रॉम माय फ्रेंड, ये मत बोलना कि आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम बिहार, क्या बोलोगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया। समझ गए? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी, समानता की बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। और इसी को भीमराव अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को कितने लंबे, मतलब मैक्सिमम एक बार में कितने लंबे समय काल के लिए लगाया जा सकता है। क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकतम अनुमत अवधि कितनी है, मतलब कितना लग जाएगा एक बार में? बोलो भैया क्या आंसर हो गया? देखो इसके 2 आंसर होते हैं। जब आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक है, पहले तो राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल लगाया जा सकता है। पहले बात तो यह समझ लो कि राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। मानो कि जैसे आज तारीख है 13 दिसंबर 2024, मानो कि आज राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, तो 13 जनवरी 2025 से पहले पहले संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी, संसद से यस करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपातकाल वापस ले लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार में 6 महीने के लिए, एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है, लेकिन हम उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर एक बार संसद से मंजूरी मिल गई तो 3 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ना? बात समझ आ गई? तो या तो ये वाला करेक्ट होगा या फिर ये वाला करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि अधिकतम अनुमत अवधि, कि अगर इमरजेंसी के लिए परमिशन मिल जाती है, अगर परमिशन मिल गई तो 3 साल तक लग सकती है। तो राइट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि यहां पर यह नहीं बोला कि पहली बार में कितने समय के लिए लगेगी, वो कह रहा है अगर परमिशन मिल गई तो कितने समय तक लगा सकते हैं, 3 साल तक लगा सकते हैं। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति अगर घोषणा कर दे आपातकाल की तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद को पास करना पड़ेगा। अगर संसद पास नहीं करेगी तो मामला खराब है। समझ गए? चलिए
1975 में यह नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है ना। चलिए आइए मेरे भाई, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं? मैंने क्या बताया था आपको कि एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। सर जनरल अवेयरनेस की कोई बुक बता दो आरपीएफ एग्जाम के लिए। अबे अब तो आ गया एग्जाम, अब क्या रिवाइज करेगा उसको ना, कुछ मत करो। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो या टॉपिक वाइज एमसीक्यू सोल्व करो। ये टाइम बेटा बुक पढ़ने का नहीं होता। बुक नहीं पढ़ते लास्ट के 10 दिन से पहले, 15 दिन से पहले, एग्जाम फेल हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर देगा? राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री सलाह देगा तभी वो काम करेगा, समझ गए। राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट देखा जाता है कि प्रेसिडेंट ने एलिजिबिलिटी गलत दिखाई है, प्रेसिडेंट की उम्र 35 साल से कम है, या प्रेसिडेंट भारत का नागरिक नहीं है, प्रेसिडेंट फ्रॉड आदमी है, तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट देखने को मिलता है तो उस डिस्प्यूट की सुनवाई कहां पे होगी? उस डिस्प्यूट की सुनवाई कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। परंतु अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो डिस्प्यूट ठीक करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए। अभी हम उससे पूछ रहा है भैया कि सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया जाए? तुम ट्राई करो, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम बताओ। अगर पहली महिला को लेकर क्वेश्चन आ जाता है तो पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी, पहली महिला राज्यपाल हमारी सरोजनी नायडू जी, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हमारी किरण बेदी जी, और पहली महिला लोकसभा की हमारी अध्यक्ष। राइट आंसर इज मीरा कुमारी। राइट आंसर इज ए, मीरा कुमारी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का, ये क्वेश्चन आ गया न्यूज का। तेलंगाना में एक नदी है मूसी नदी। तेलंगाना में एक नदी है मूसी नदी। उस नदी का उद्धार करने के लिए प्लानिंग चलाई जा रही है। उस नदी का उद्धार करने के लिए प्लानिंग चलाई जा रही है। उस नदी के उद्धार करने के लिए एक साउथ कोरिया में एक रिवर पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। उसी प्रोजेक्ट से मतलब उसी प्रोजेक्ट को यहां पर कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट को यहां पर कॉपी किया जा रहा है। बात समझ आ गई? अब यह कह रहा है कि साउथ कोरिया की कौन सी नदी है जिसका उद्धार करने के लिए चलाया गया था, जिसको कॉपी कर रहे हैं। राइट आंसर इज, यानी कि जहां से हम आइडिया ले रहे हैं। राइट आंसर इज हमारा हान नदी या हान रिवर इज द करेक्ट आंसर। हान नदी या हान रिवर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। बहुत बढ़िया। मूसी ब्यूटिफिकेशन के, मूसी एक नदी है, उसको सुंदर बना रहे हैं दोबारा। तेलंगाना की गवर्नमेंट साउथ कोरिया के एक प्रोजेक्ट की स्टडी कर रही है मूसी को बढ़िया करने के लिए, और नदी का नाम है हांगगांग रिवर या हान रिवर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में और पार्ट 4A में, और हमने यूएसएसआर रशिया से जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यह पूछ रहे हैं वो। देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, थोड़ा समझने का ट्राई करूं, ठीक है। इलेक्शन में वोट देना, इलेक्शन में वोट देना हमें देना चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा हुआ, ये फंडामेंटल राइट के अंदर भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कहां लिखा हुआ है? ये भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है। तो राइट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज
करेक्ट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, टाउन प्लानिंग, नगर का नियोजन भारत के इनमें से संविधान के किस पार्ट में आएगा? नगर का नियोजन इन चारों में से कहां पे डालोगे? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा बात को घुमा दिया। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा बात को घुमा दिया। क्या घुमा दिया? डायरेक्टली म्युनिसिपैलिटी ना पूछ के, डायरेक्टली नगर पालिका ना पूछ के नगर नियोजन पूछ लिया। जहां पर नगर पालिका आएगा पार्ट 9A में, वहीं पर नगर नियोजन भी आएगा। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। जरा पढ़ेंगे इसके बारे में। 1992 में जो 74th संशोधन या 74th अमेंडमेंट किया गया था, उस 74th अमेंडमेंट से नगर पालिका को भारत के संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, इस नगर पालिका का पार्ट है 9A और नगर पालिका का स्केड्यूल है 12। 12वां स्केड्यूल नगर पालिका की बात करता है, पार्ट 9A नगर पालिका की बात करता है, पार्ट 9 पंचायत की बात करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आज की क्लास में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव, यह सब कौन कर रहा है? विधानसभा का चुनाव कौन कर रहा है? विधान परिषद का चुनाव कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रही है। नगर पालिका का चुनाव, पंचायत का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रही है। क्या कर रही है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रही है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट, भारत में मॉनसून के होने का मुख्य कारण क्या है? हम मॉनसून के बारे में ऑलरेडी कई बार समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मॉनसून क्या है। हवा का रुख बदलता है और रुख के बदलने से जब हवा भारत में एंटर करती है और अगर हवा समुद्र के ऊपर से आ रही है तो वहां पर मॉनसून होगा, वर्षा होगी, बारिश होगी। ठीक है, एक होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिस जोन में सूरज सामने होता है, सूरज के बिल्कुल सामने जहां पर धरती है वहां पर ITCZ बनती है। क्या बनता है बेटा? वहां पर ITCZ बनती है। देखो, अगर ये हमारी यहां पर धरती है और यहां पर हमारे सूरज चाचू हैं, सन है, सन, तो यहां पर बनेगा मेरा ITCZ और यहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में जहां पर भारत का नॉर्दर्न पार्ट है उस एरिया में ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। देखो क्या होता है ITCZ, अगर समझने की बात करें तो आपको दिख रहा है ये पूरी धरती है हमारी, हवाएं घूम रही हैं इसमें। ये जो बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है ITCZ। ये वाला एरिया जून जुलाई में ये एरिया यहां से ट्रांसफर होकर यहां तक पहुंच जाता है जहां पर हमारा भारत है, तो फिर वहां पर बारिश होती है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सर कल आपने बताया था कि आप PDF को अपलोड करोगे, काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं सर लेकिन नहीं। अच्छा ठीक है, क्लास के एंड में आपको बता दूंगा भैया कि PDF कहां मिलने वाली है। क्लास के एंड में आपको बता दूंगा मैं PDF कहां मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि यहां पर कोरल रीफ की बात करी जा रही है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि कोरल रीफ की बेटा यहां पर बात करी जा रही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी यूरोप की, भारत की नहीं, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। राइट आंसर इज वोल्गा नदी। राइट आंसर इज ए, वोल्गा रिवर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, वोल्गा रिवर इज द करेक्ट आंसर। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी
मिसूरी रिवर, साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर, अफ्रीका की नील रिवर, ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील रिवर, नील, नाइल, जो मर्जी बोल लो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सही करके आइएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है? भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। राइट आंसर इज ए। कहते हैं कि अगर हम लॉजिकली आंसर दें कि कितना फॉरेस्ट कवर एक देश में होना चाहिए, तो एक देश का 33% फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए। समझ गए? भारत का 24% के आसपास है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। ब्राजील की कैपिटल क्या है? इन चारों में से ब्राजील की कैपिटल क्या है? रियो डे जेनेरियो, साओ पोलो, ब्राजीलिया या ब्यूनस एरीज? राइट आंसर इज ब्राजीलिया इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? आपके सामने 4 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए गए हैं। आपके सामने 4 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए गए हैं। यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय में लोकेटेड नहीं है? राइट आंसर इज, देखो, काराकोरम, पीर पंजाल और जस्कर, ये सारी हिमालय में है। अरावली राजस्थान में है और राजस्थान में हिमालय नहीं होता। तो राइट आंसर इज सी। 26वें का भैया सी करेक्ट आंसर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस राज्य की है, आप बोलोगे गुजरात की है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन या समुद्र तट रेखा इनमें से किस देश की है? दुनिया की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा इन चारों में से किसकी है? जरा बताइए मुझे कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? सर, कनाडा की। राइट आंसर इज बी, कनाडा इज द करेक्ट आंसर। कनाडा की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब देखो, कनाडा के बाद और भी हैं। नंबर 1 पे कनाडा है, नंबर 2 पे नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रशिया, फिर फिलीपींस, फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, चाइना, ग्रीस, यूके, मैक्सिको, इटली, ब्राजील। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनमें से इंडिया नहीं है। ठीक है, इनमें से इंडिया नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट, सहारा डेजर्ट, ऐसे इंडिया में थार डेजर्ट है, इंडिया पाकिस्तान में थार डेजर्ट है। टॉपिक वाइज भी क्लास करा दीजिए। ठीक है, स्टार्ट मैंने करी थी, दोबारा प्लानिंग करूंगा उसके बारे में, चल रही है प्लानिंग ऑलरेडी, बताऊंगा आपको मैं जब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर है भैया इसका? राइट आंसर इज, सर, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर इज बी, अफ्रीका। अब दुनिया भर में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डेजर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। साउथ अमेरिका में एटिकामा डेजर्ट पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में नामीबी डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है, कालाहारी बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, चाइना में मंगोलिया में गोबी डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट पाया जाता है। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर एक एरिया है पैसिफिक ओशन में। रिंग्स ऑफ फायर एक एरिया है। वो एरिया फेमस क्यों है? वो एरिया फेमस क्यों है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा बवंडर आते हैं? क्या वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, तूफान या बाढ़ आती है? रिंग ऑफ फायर फेमस है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो राइट आंसर इज बी। अब देखो, ये आपका यहां पर रिंग ऑफ फायर आ गया। आपको जो है लाइन दिख रही है लाल वाली लाइन, ये लाइन, ये आपकी रिंग्स ऑफ फायर की बात करती है। ये आपके पैसिफिक ओशन में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका,
यहां पर आपका ये सारा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाएगा। और ये आपका क्या है, रिंग्स ऑफ फायर है। इनके एरिया पे, इस एरिया पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल डेट लाइन की, इंटरनेशनल डेट लाइन इनमें से कौन सा लॉन्जिट्यूड है, कौन सी देशांतर रेखा है? इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे अगर आपको बताऊं मैं कि मानो कि अगर ये हमारी धरती है और ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो इसके इस तरफ दिन अगर 21 तारीख है तो इसके इस तरफ 20 तारीख होगी। जापान में सूरज निकलता है, ठीक है, हमारी धरती वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, भगवान ने नहीं बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन देखने को मिलेगी। अब देखो, दो होती हैं, एक होता है इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे है, एक होता है आपका जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो आपके 0 डिग्री पे है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जरा आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे दिखती हैं दोनों। यह आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह इस तरीके से घूमती फिरती हुई डेट लाइन है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर इसके इस तरफ जाऊं तो हो सकता है कि 21 तारीख होगी और इसके इस तरफ 20 तारीख होगी, यहां पर एक दिन का फर्क होता है। यह आपकी जो लाइन है जो आपके यहां से गुजर रही है, ठीक है, यह आपकी प्राइम मेरिडियन है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम की लाइन भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पे है। समझ गए? नेक्स्ट, अभी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्वाति मैम ने उनके लिए एक वोकैबुलरी की क्लास चालू करी है। द 20 मिनट शो स्वाति मैम स्टार्ट कर रही हैं एसएससी अड्डा के चैनल पे, रोज शाम को 4:40 पे मैम ने वोकैबुलरी का शो स्टार्ट किया है। आज से स्टार्ट हुआ, डे 1 था आज से। अगर आप में से कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, एसएससी की तैयारी करना चाहता है जहां पर इंग्लिश आती है, तो आप ये क्लास वोकैबुलरी के लिए अटेंड कर सकते हो। ठीक है भैया? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एसएससी अड्डा पर रोज शाम को 4:40 पे, एसएससी अड्डा पे रोज शाम को 4:40 पे मैडम आपकी क्लास लेगी वोकैबुलरी की। आप 31वें क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कण का द्रव्यमान सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास? इनमें से कौन से कण का द्रव्यमान सबसे कम है? राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। हां भैया, स्वाति मैडम ने एसएससी अड्डा पे 4:40 पे वोकैबुलरी का अपना नया सेशन स्टार्ट किया है, जहां पर वो 2025 में एसएससी, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश आती है, वोकैबुलरी के लिए स्टार्ट किया। अगर आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी हो, तो आप वहां पे जाकर जुड़कर क्लास अटेंड कर सकते हैं। राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेकर दो बातें भैया और भी हैं। जे थॉमसन साहब, जिनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, जिनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज करी। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? इनमें से कौन से एलिमेंट का केमिकल सिंबल Fe होता है? बोलो भैया, क्या आंसर होगा इसका? सर जी, एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? अप्रैल 2025 में, अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड में एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 होगा। हां जी, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज आयरन। आयरन को Fe कहा जाता है। ए करेक्ट हो गया, ए। लेकिन सर बाकियों का क्या करें? बेटा बाकियों का बताऊंगा आपको मैं। आयरन का होता है Fe, आपके फ्लोरीन का होता है ओनली F, फ्रेंसियम का होता है Fr, फोस्फोरस का होता है P। तो ध्यान रखेंगे, अगर चारों में से कोई एग्जाम में आ जाए तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। फोर्स की, फोर्स FORCE, फोर्स का
एसआई यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? राइट आंसर इज न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन. समझ गए? ए करेक्ट हो गया. लेकिन सर बाकियों का क्या? न्यूटन फोर्स की है, एनर्जी का है जूल, पावर का है वोट, प्रेशर का है पास्कल. या पास्कल प्रेशर का, वोट पावर का, जूल एनर्जी का, न्यूटन फोर्स का. ये सारे आपके एसआई यूनिट्स हैं. ध्यान रखेंगे इस बात को. समझ गए? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कि एक बार खत्म होने के बाद वो दोबारा से बन सकता है. जैसे मेरे पास 1 किलो पेट्रोल है. अगर मैंने 1 किलो पेट्रोल यूज कर लिया तो पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है. अगर खत्म हो गया तो लाखों साल लग जाएंगे बनने में. लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? कि मैंने धक्का दिया, वो तो मेरा धक्का लग सकता है ना कहीं भी, वो रिन्यूएबल एनर्जी है. तो यहां पर जो सोलर पावर है, जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर सिस्टम है, आपका क्या है बेटा? वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है. एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अगर आपने कभी सुना हो इसका नाम, तो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है. इंडिया ने और फ्रांस ने इसकी स्थापना करी थी, बाकी बहुत सारे देशों के साथ मिलकर. मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है. बोलो भैया कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका तो आंसर हो गया हमारा सी. इसका आंसर क्या होगा? बोलो भैया. अगला क्वेश्चन आइए. नेक्स्ट. अगर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है. आप मेरे को इसका आंसर दो. अगर सॉलिड को डायरेक्टली मैं गैस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सब्लिमेशन. उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. लेकिन सर बाकियों का क्या? बाकियों का क्या? सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दूं तो सब्लिमेशन. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दूं, इवेपोरेशन. कि पानी से गैस बनी, इवेपोरेशन. गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन. कि जब बादलों में जो गैस है उससे बारिश हुई, कंडेंसेशन. लिक्विड से सॉलिड बना, फ्रीजिंग, यानी कि जमना. ध्यान रखेंगे इस बात को, एग्जाम में सब कुछ आता है आपका ये वाला. समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आइए. मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट या मॉनेटरी पॉलिसी का यूज इन चारों में से कहां पे किया जाता है? भारत में महंगाई को संभालने के लिए, भारत में मनी सप्लाई को संभालने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी यूज करी जाती है. समझ गए? राइट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन. इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर. बोलो भैया क्या आंसर होगा इसका? क्या लगता है प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है? सर राइट आंसर इज इनकम टैक्स. जो टैक्स मैं सरकार को खुद पे कर रहा हूं अपने हाथ से, जो टैक्स सरकार को मैं खुद पे कर रहा हूं अपने हाथ से, वो क्या होता है? वो होता है मेरा प्रत्यक्ष कर. तो जब मैंने सरकार को दिया, यानी कि डायरेक्ट टैक्स. राइट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन आइए. जैसे जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है. वो सरकार को मैं नहीं दे रहा हूं, मैं वो दुकानदार को दे रहा हूं, दुकानदार सरकार को दे रहा है. तो राइट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन. बैलेंस ऑफ पेमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इन चारों में से किसकी बात करेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है उस देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस निकालना, या उस देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक ब्यौरा तैयार करना. समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री. द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री. राइट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन. राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि न्यूज में था, 39th क्वेश्चन है हमारा, ये कहां पे है? सर ये उत्तराखंड में है. राइट आंसर इज सी. उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. समझ गए? अगला क्वेश्चन. भारत में
राजकोषीय नीति को बनाने के लिए भारत में राजकोषीय, देखो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कौन बनवाएगा? फिस्कल पॉलिसी बनाएगी भारत की सरकार। और भारत के सरकार के अंदर भी जो वित्त मंत्रालय है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो बनाएगी आपकी फिस्कल पॉलिसी। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी, इन चारों में से किसके बीच में आपको, देखो लास्ट के 10 क्वेश्चन बैटल से हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे युद्ध से हैं, ठीक है भैया। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे किसके हैं भैया? लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे युद्ध से हैं। बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, इसमें एक तरफ था सिराजुद्दौला और एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो राइट आंसर इज डी। 42वां क्वेश्चन, पानीपत का दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई इन चारों में से कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। राइट आंसर इज बी। सेकंड लड़ाई में एक तरफ अकबर और एक तरफ विक्रमादित्य हेमचंद्र, जिसको हेमू कहा जाता है प्यार से। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ, यह कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? सर, पानीपत का तीसरा युद्ध एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ मराठास। जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध इन चारों में से कब लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी अंग्रेजों के बीच में और मुगल साम्राज्य के बीच में। तो राइट आंसर इज ए। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहां पर 3 लोगों ने मिलकर सेना बनाई, मुगल एम्पायर ने, बंगाल के नवाब ने और अवध ने। तो राइट आंसर इज, अगर पूछ ले कि मुगल एम्पायर कौन था? शाह आलम सेकंड। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? शुजा उद्दौला। इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन चारों में से कब लड़ा गया? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन चारों में से कब लड़ा गया? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था, 1857 में लड़ा गया था। 46th क्वेश्चन, बैटल ऑफ घग्गर, लिखा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध क्या होता है? बैटल ऑफ घग्गर होता है। बैटल ऑफ घग्गर इन चारों में से कब लड़ी गई है? हम ये पढ़ चुके हैं आज की क्लास में कि 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी, 29 बैटल ऑफ घग्गर। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध इन चारों में से कब लड़ा गया? बैटल ऑफ तालीकोटा यानी कि तालीकोटा का युद्ध इन चारों में से कब लड़ा गया? राइट आंसर इज 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर इज बी। अब देख लो भैया, तालीकोटा का युद्ध या तालीकोट की लड़ाई 26 जनवरी 1565 में लड़ी गई। एक तरफ डेक्कन सल्तनत, एक तरफ डेक्कन सल्तनत और एक तरफ विजयनगर एम्पायर, और एक तरफ विजयनगर एम्पायर और एक तरफ दिल्ली सल्तनत। ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ गए? 1565। अगला क्वेश्चन 48, वेंडी वॉश का युद्ध कब हुआ?
तीसरे कर्नाटिक वॉर का यह पार्ट है। कर्नाटिक वॉर्स अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी जा रही थी। टोटल अभी तक 3 कर्नाटिक वॉर हुई थी और यह तीसरे का पार्ट है। 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवोश लड़ी गई थी। 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवोश लड़ी गई थी। वांडिवोश का युद्ध 1760 में भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध इन चारों में से किस साल में लड़ा गया? बैटल ऑफ करनाल यानी कि करनाल का युद्ध इन चारों में से लड़ा गया था 1739 में। राइट आंसर इज डी, 1739 इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया, कुछ यहां पर एक्स्ट्रा डिटेल है जो कि आपको सुनकर मजा आने वाला है, तो अपनी सांसों को थाम लो, इसको पढ़ लो बेटा एक बार। 24 जनवरी 1739 युद्ध लड़ा गया था। करनाल में, हरियाणा में लड़ा गया था। लड़ कौन कौन रहा है? एक तरफ मुगल एम्पायर की सेना जिसको मोहम्मद शाह यहां पर अपना लड़ रहे हैं, और एक तरफ पर्शिया से ऑफिसर आए थे नादेर शाह की सेना जिसको शहंशाह कहा जाता है। जीत किसकी हुई? इसकी जीत हुई। मुगल साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था करनाल युद्ध में, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन चारों में से कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन चारों में से कब हुआ था? जल्दी से, फटाफट से, कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। राइट आंसर इज, बिल्कुल सही बेटा आंसर दिया आपने। करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड। राइट आंसर इज ए। 1845-46 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो भैया जी, चलते चलते, टुक टुक करते करते 50 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आप में से जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे रेलवे अड्डा 24/7 के चैनल पर जुड़ सकता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे मेरे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं और इस बार एनटीपीसी के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिना सोचे, बिना समझे, चुपचाप सिर्फ मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर दो। आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है ये, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपको एग्जाम पास करवाया जाए। और आपके एग्जाम को पास करवाने के लिए रोज शाम को 6 बजे मैं आपके लिए मेरी ये टॉप 50 एमसीक्यूज की क्लास लेके आता हूं। रोज 50 एमसीक्यू कराता हूं और आपके एग्जाम तक 10,000 एमसीक्यूज कराने की इच्छा भी रखता हूं कि एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में जीएस का, चाहे सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, मेरी क्लास के बाहर से नहीं आएगा। ठीक है? आप में से जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, आप हमारे इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में बिल्कुल बेसिक से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैकल्टी मिलके मैथ में अर्थमेटिक एडवांस्ड का पूरा सिलेबस करवाएंगे। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल का पूरा सिलेबस करवाएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस होगा। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस, और जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। फरवरी के मिड तक अगर आप इस बैच में जुड़ते हो तो आपका सिलेबस हम लोग कवर करवा देंगे। सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको लाइव क्लास में। हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सिलेबस कवर कराएंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का कवर कराएंगे। और साथ साथ इसके साथ साथ मेन बात ये वाली भी है कि 12th और ग्रेजुएट दोनों का एक ही में करवा देंगे। उसके बाद सिलेबस कवर कराएंगे, टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे कि आप प्रैक्टिस भी कर सको। 6 ई बुक्स भी देंगे पढ़ने के लिए, और देखने के लिए वीओडी बैचेस आपको यह भी मिलेगा।
ये सब कुछ आपको अलग अलग नहीं मिल रहा, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है। और इसको प्लान करने का एक ही आइडिया है हमारी फैकल्टीज की टीम का, मैनेजमेंट की टीम का, कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए कि आपका एग्जाम 100% डेफिनेटली निकले। अगर आप इसमें सिलेबस कवर कर लेते हैं, अगर आप सारी की सारी लाइव क्लास कवर कर लेते हैं, और अगर कोई लाइव क्लास मिस हो भी जाती है, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, अगर कोई क्लास मिस करो तो रिकॉर्डिंग देखना कि टॉपिक बच ना जाए। सारी लाइव क्लास देखोगे, टेस्ट सीरीज सारी अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट को एनालाइज करोगे, ई बुक्स पढ़ोगे, अगर कोई चैप्टर बच जाए तो वीओडी बैच को देखोगे। अगर यह सब करने के लिए तैयार हो तो मेरा वादा है आपसे कि आपका एग्जाम इस बार जरूर निकलेगा। ठीक है सर, यह बैच कहां मिलेगा? यह बैच आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर। यह बैच आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर। सर वेबसाइट कौन सी है? adda247.com। क्या है भैया? adda247.com वेबसाइट है हमारी। और एप्लीकेशन से बैच को लेना, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है और आपकी लाइव चैट के ऊपर दिया हुआ है। वहां पर लिखा होगा कि डाउनलोड और एप्लीकेशन, और मेरा लिंक दिया होगा एप्लीकेशन का, लिखा होगा कि साहिल मदान। वहां पर क्लिक करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, फिर जाना रेलवे कैटेगरी में, फिर जाना एनटीपीसी के बैच में। इस बैच में क्या क्या मिल रहा है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो यह बैच 5100 रुपए का है, लेकिन अगर आप अपनी फैकल्टी का, यानी कि मेरा, अपने भाई का डिस्काउंट कोड लगाओगे, Y724 अप्लाई करोगे, तो आपको सिर्फ 1000 रुपए में यह बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को बैच लेना है वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने रेलवे कैटेगरी में जाना है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे आपको यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीयूईटी के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए पढ़ने के लिए फ्री मटेरियल, पढ़ने के लिए करंट अफेयर और कोर्सेज मिल जाते हैं। इसीलिए आपने रेलवे कैटेगरी को चूज करना है। रेलवे कैटेगरी को चूज करेंगे, फिर जाएंगे स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद आपको यह बैच ज्वाइन करना है। 17 दिसंबर से हमारा यह बैच चालू हो रहा है। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए बैच में सिलेबस कवर होगा। आप 12th वाले की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेजुएट वाले की तैयारी कर रहे हो, दोनों का सिलेबस मैं आपका इसी में कवर करवा दूंगा। डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y724, और सब बच्चों को एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कॉइंस मिलते हैं। सब बच्चों को एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कॉइंस मिलते हैं। अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो यहां से यहां तक पहुंचोगे। अगर एप्लीकेशन पर जाओगे, मेरा कोड के साथ साथ कॉइंस भी लगाओगे, तो आपको यह बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का। 1000 रुपए में आपको एनटीपीसी का कंप्लीट बैच मिल रहा है। आपने पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपने रेलवे कैटेगरी में जाना है, फिर आपको स्टोर में जाना है। 17 दिसंबर से हमारा बैच चालू है। फिर आपने बैच में क्लिक करना है, Y724 कोड लगाना है, एक्स्ट्रा कॉइंस लगाने हैं, और आपको 1000 रुपए का बैच मिल जाएगा। अगर आपने Y724 कोड लगाया तो मेरे पास आ जाएगी लिस्ट कि किस बच्चे ने मेरा कोड लगाकर यह बैच परचेज किया है। अब उस बच्चे की क्लास टाइम से हो, रिकॉर्डिंग मिले, PDF मिले, नोट्स मिले, ई बुक मिले, टेस्ट सीरीज मिले, VOD बैच मिले, सारी जिम्मेदारी मेरी। और जब तक आपका CBT 2 का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मैं दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। तो आज ही जाइए, इस बैच के अंदर जुड़िए और अपने सपने को पूरा करने का पहला स्टेप रख लीजिए। फिर बता रहा हूं, एप्लीकेशन को ओपन करो, रेलवे कैटेगरी में जाओ, स्टोर पे जाओ, इस बैच पे क्लिक करो, Y724 कोड लगाओ, एक्स्ट्रा कॉइंस लगाओ, और मजे ही मजे। 1000 रुपए की फीस के अंदर बैच मिल रहा है, और इससे सस्ता बैच हो नहीं सकता। अब बात आएगी हमारी PDF आपको कैसे मिलेगी। अब बात आएगी आपको हमारी PDF कैसे मिलेगी, है ना भैया। PDF के लिए बहुत लोग बैठे हैं। आपने पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे है, और एप्लीकेशन का लिंक आपकी लाइव चैट के ऊपर भी है। वहां पर क्लिक करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। पहले एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, और यहां पर SSC कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको नीचे 4 गोले बने हुए आएंगे। सेकंड गोला होगा कम्युनिटीज का। क्या होगा भाई?
सेकंड गोला होगा कम्युनिटीज का। यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। फिर आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा एक एक्सप्लोर ग्रुप्स का। किसका भाई? एक्सप्लोर ग्रुप्स का। फिर आप एक्सप्लोर ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारे के सारी जितनी फैकल्टीज हैं सबके ग्रुप्स यहां पर आ जाएंगे। एक मेरा ग्रुप आएगा जीएस बाय साहिल मदान, जीएस बाय साहिल मदान। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको कल की और एवरीडे की पीडीएफ मिल जाएगी। बैच में जुड़ने के लिए Y724 डिस्काउंट कोड भी लगाना और उसके साथ में एक्स्ट्रा कॉइंस भी लगाना। आपको सिर्फ 1000 रुपए का बैच मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बैच के लिए रेलवे कैटेगरी और पीडीएफ के लिए एसएससी कैटेगरी, जीएस बाय साहिल मदान, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। जय हिंद, बाय बाय।